इंटर वालों के लिए पार्ट 1 ठोस यानी सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आज से हम लोग न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th वालों के लिए स्पेशल वीडियो है। और जैसा कि आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा है, बट यहाँ की इंटर केमिस्ट्री आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे बोला गया है पदार्थ। अब पदार्थ होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वे इकाइयाँ जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान हो एवं उनका अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब आपने अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर तक तो आपने पढ़ा होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे 5 पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, बोर आइंस्टीन, ठीक है, कंडक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले में अब हम लोग क्या करेंगे? द्रव के बारे में जान लेते हैं। द्रव कितने प्रकार के होते हैं? ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में पहले जान लेते हैं। अब जैसे बोला गया है ठोस, द्रव, गैस 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आकृति इनकी कैसी होती है? निश्चित होती है, अनिश्चित होती है और अनिश्चित होती है। इसकी जो होती है आयन की कुछ इस तरीके से होती है और वान डेर वाल्स बल की ये होती है। और इनकी जो संरचना होती है, ठोस की इस तरह होती है, द्रव की इस तरह से होती है और उसकी गैस की इस तरह से होती है। अब इसी से इसकी ठोस की डिफिनेशन लिख लेंगे, द्रव की डिफिनेशन लिख लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उदाहरण के साथ में। ठीक है, यहाँ पे आपने समझा कि ठोस के बारे में आपने डिफिनेशन नोट कर ली होगी, आई होप। ठीक है, तो ठोस, अब हम लोगों ने ठोस पढ़ा। अब ठोस के कितने ठोस होते हैं? यानी 2 प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे ठोस जिनके आवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं तथा जिनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है एवं जिनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में बोला गया है आयरन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसी तरह से ये सब दिया गया है। तो इसका एक स्ट्रक्चर भी इस तरह से बना लेते थे। इसी तरह से अक्रिस्टलीय ठोस भी आप लिख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं डायग्राम के साथ में, जैसा कि डायग्राम दिखाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो डिफरेंस हम लोगों को ये होते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टोटल अब अगर पेपर में आ जाता है तो आप 5 केवल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 2 लिखे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। थर्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं और देन इसके बाद 4th ये वाला और 5 ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है। आणविक ठोस की डिफिनेशन तो आप जानते होंगे, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण जो अणु होते हैं जिनके कणों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बोला गया है आयनिक ठोस क्या होता है। आयनिक ठोस की डिफिनेशन बोली गई है, ऐसे ठोस जिनके संघटन कण धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन होते हैं तथा जिनके मध्य प्रबल व स्थित विद्युत आकर्षण बल होता है, उसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला गया है NaCl, CuSO4, MgCl2, ठीक है, इससे ZnCl2 हो जाएगा। अब बात करते हैं सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस भी इसे कह सकते हैं। जो इनकी संघटक, ठीक है, इनकी संघटक कण परमाणु ऐसे होते हैं जिनके कणों की मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा है सहसंयोजी ठोस, लेकिन आप लोग नेटवर्क ठोस अगर आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, पेपर में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं धात्विक ठोस क्या होता है। इनके संगठन धातु के धनायन होते हैं। ठीक है, इनके संगठन जो धातु के क्या होते हैं? धनायन होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य धात्विक बंध पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा एग्जाम्पल? लोहा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, कॉपर आदि हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्रिस्टलीय जालक या त्रिविम जालक क्या होता है, तो ये डिफिनेशन दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय की एकक कोशिका या इकाई कोशिका क्या होती है, ये है। तो इसकी डिफिनेशन भी आप लोग पढ़ेगा। इसका मैं डायग्राम दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दिखाया गया है और मैंने बहुत ही अच्छा से समझाने की कोशिश किया है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकें। आइए देखते हैं इसका डायग्राम। इसका ये डायग्राम है। ठीक है, एकक कोशिका के प्रकार हो सकते हैं। अब जैसे कि पेपर में पूछा जाता है कि एकल घनी एकक कोशिका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने टिक भी लगा रखा हुआ है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। सरल घनी एकक कोशिका की, वे क्रिस्टलों की एकक कोशिका जिनके प्रत्येक फलक के कोने पर एक परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होता है, उसे एकक घनी या एकक कोशिका कहते हैं। अब देखो, जैसे इस डिफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है, सेम उसी तरह से यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है और जो डायग्राम दिया गया है यानी फिगर दिया गया है वो सेम इसी डिफिनेशन पर भी क्या है? डिपेंड करती है। और या तो आप डायग्राम याद कर लीजिए तो आप डिफिनेशन अपने मन से भी हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग जान लेते हैं सरल घनीय एकक कोशिका के अणुओं की संख्या क्या होती है। आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे एसएससी अणुओं की संख्या क्या होती है 8 × 1/8 = 1। ठीक है, अब इसका मैं बाद में आपको दूसरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इसके बारे में कैसे कैसे इसका डायग्राम बनता है। बहुत ईजी तरीके से आप समझ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सरल घनीय एकक कोशिका में अणुओं की संख्या को हम लोग एससीसी भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका को हम लोग एफसीसी भी कहते हैं। जब आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इसके तो वहाँ पे एससीसी और एफसीसी का यूज़ होगा। तो सबसे पहले आपको ये भी याद होना चाहिए कि फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका को और क्या कहते हैं, यानी एफसीसी भी कहते हैं। इसकी डिफिनेशन और डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, तो आपको डायग्राम से इस जो डिफिनेशन दी गई है वो आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी। आइए देखते हैं आगे। एफसीसी के अणुओं की संख्या, ठीक है, कोने पर निश्चित, ठीक है, कोने पर स्थित कणों की संख्या इतनी होती है, तो ये हो जाता है, यानी ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं आज ही दिखा देती हूँ कि इसका डायग्राम मतलब कि किस तरह से फॉर्मूले में यूज़ होता है इसका यूजेस। ठीक है, जो मैं कह रही थी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, मैं अभी दिखा देती हूँ। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका को और क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। अब केंद्रीय धाती, काय केंद्रीय धाती घनीय एकक कोशिका के अणुओं की संख्या के जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जान लेते हैं क्रिस्टल तंत्र के बारे में, जिससे हम लोग के जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही आसानी से होने वाले हैं। आइए देखते हैं। अगर आप क्लास 12th के बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको ये चैप्टर फर्स्ट का ये क्रिस्टलीय तंत्र आपको बहुत ही आसानी से याद होना चाहिए। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पे आधारित होते हैं। और बहुत ही अगर आपको ये याद होता है तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से आप न्यूमेरिकल्स को ईजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं समन्वय संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने नोट लिखा है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा। ऊपर आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग इसकी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। इसकी डिफिनेशन बोलेगी आयनिक क्रिस्टलों में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या उसकी समवय संख्या कहलाती है। जैसे कि एसएससी की ये होती है, ये आपको याद करना होगा, एफसीसी की ये होती है और बीसीसी की ये होती है, आपको याद करना होगा। ठीक है, तो इसका मैंने एक यहाँ पे क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल्स भी लगाया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया एक्स वाई, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को, अभी तो छोटा है, बाकी आपको ये सूत्र भी दिया गया वाई एक्स और एक्स वाई के अकॉर्डिंग हो तो वो हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से ये भी एक दिया गया और एक को मैं तीसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ये वाला, इसको भी सॉल्व किया गया है, दिखाती हूँ। इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे देखने वाले हैं, जैसे कि सरल घनी यानी एसएससी के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एससीसी के। ठीक है, एससीसी के न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं, ये हो गया, और एफसीसी के न्यूमेरिकल ये हो गए, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है। काय केंद्र एकक कोशिका यानी बीसीसी, जिसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ था, जब मैं पढ़ती थी तो ये आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग मैंने किया है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आया भी था मेरे बारे में, मैंने इसको सॉल्व भी किया था, तो मैंने कहा कि बच्चों को भी करा देते हैं, क्योंकि शायद ही दोबारा आ जाए, एक साल रिपीटेड। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे क्रिस्टली के घनत्व की गणना। ठीक है, जब तक ये आई होप आपको समझ में आया होगा। कल से हम लोग क्रिस्टली घनत्व की गणना के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।